आज हम क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का पार्ट 1 पढ़ेंगे। जो चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं वो एक ऑटोबायोग्राफिक टाइप चैप्टर है। ऑटोबायोग्राफी होती है जब राइटर खुद अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में लिखता है, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और बायोग्राफी होता है जब कोई दूसरा किसी और के जीवन के बारे में, उसके संबंधित जो भी तथ्य लिखता है उसे बायोग्राफी कहते हैं। ये जो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे ये एन फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी है। एन फ्रैंक की डेथ बहुत ही कम आयु में हो गई थी। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जो प्राइमरी नॉलेज है वो हम अभी लेंगे। इससे हमें अच्छे से ये समझ आ जाएगा कि किस प्रकार एक 13 साल की लड़की की एक बुक इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी। एनालिज मैरी एन फ्रैंक, 12 June 1929, February March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in the World War II. एनालिज मैरी एन फ्रैंक, जिसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और मृत्यु हुई फरवरी या मार्च 1945 में। यह एक जर्मनी में पैदा हुई यहूदी लड़की थी जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर मीन्स द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जर्मनी ने जब कब्जा कर लिया था, उस समय अपने परिवार तथा 4 मित्रों के साथ एम्स्टर्डम में छिपते हुए लिखा था। यानी जो ये लिख रही है वो उस दौरान उसने लिखा था। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended in the Netherlands. जब जर्मनी पर नाजियों का शासन हो गया था तो उनका परिवार कहाँ चला गया? एम्स्टर्डम चला गया। लेकिन जब नाजियों का शासन नीदरलैंड तक फैल गया तो वे क्या कर लिए गए? ट्रैप कर लिए गए, उन्हें वो लोग पकड़ लिए गए। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank office building. जब यहूदी लोगों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो उनका परिवार जुलाई 1942 में उसके पिता, अब पिता का नाम क्या है? ओटो फ्रैंक। ओटो फ्रैंक के ऑफिस के भवन में जो गुप्त कमरे थे, छुपे हुए कमरे थे, जो उसमें जाकर वो सारे क्या कर गए? छुप गए। आफ्टर 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. 2 वर्षों तक छिपे रहने के बाद इस समूह का क्या हो गया? भांडाफोड़ हो गया। दैट मीन्स इनका पता लग गया ये कहाँ पर छुपे हुए थे और उन्हें नजरबंदी के शिविर में भेज दिया गया, जहाँ पर बेल्सन में अपनी जो बहन, उसकी बहन का नाम क्या है? मार्गोट फ्रैंक के मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही एन की भी टाइफाइड के कारण मृत्यु हो गई। हर फादर ओटो, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. उसके पिता ओटो, जो उनका जो ग्रुप था, जितने भी वो लोग थे, उनमें अकेले ही सर्वाइवर थे, अकेले ही जीवित बचे थे। वो वापस जब वॉर खत्म हो गया तो एम्स्टर्डम लौटे तो उन्होंने ये पाया कि जो एन की डायरी थी उसे बचा लिया गया था। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name of The Diary of a Young Girl during the German occupation of Netherlands in World War II. इस बात से वो आश्वस्त होकर कि ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेखा जोखा था, बहुत ही अद्वितीय लेखा जोखा था, तो उन्होंने इसे अंग्रेजी में द डायरी
ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित करने का उन्होंने निर्णय ले लिया और इसे एक डायरी के रूप में इसे परिवर्तित करा दिया था। The diary was given to Anne Frank for the 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। यह डायरी एन फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर गिफ्ट के रूप में दी गई थी, जो 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक, जो कि उसकी लास्ट एंट्री थी, अंतिम एंट्री थी, तक की जो भी क्रॉनिकल्स यानी क्रमानुसार, कालक्रम के अनुसार उसके जीवन की घटनाओं का एक क्या थी, लिखित ब्यौरा थी। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and become one of the world's most widely read books। और अंत में इसकी मूल भाषा डच से इसे कई भाषाओं में ट्रांसलेटेड किया गया, अनुवादित किया गया, और यह दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक बन गई। There have also been several films, television, theatricals, production and even an opera based on the diary। इस डायरी पर आधारित कई फिल्में, टेलीविजन तथा थिएटर कार्यक्रम तथा जो संगीत प्रधान नाटक होते हैं उनकी भी रचना की गई। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation। एक परिपक्व और अंतर्दृष्टि वाले मस्तिष्क के रूप में वर्णित यह डायरी नाजियों के कब्जे के दौरान दैनिक जीवन के जो अपने मन के अंतर्मन में जो भी कुछ चलता रहता है उसको यह प्रस्तुत करती है। एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। एन फ्रैंक यहूदियों पर जो भी अत्याचार हुए उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा चर्चित पीड़ित बन गई। अब यहाँ से हमें यह पता चलता है सारा कुछ कि क्या क्या हुआ था, कब यह डायरी लिखी गई थी और क्यों यह डायरी इतनी इम्पोर्टेंट बन गई थी। तो चलिए अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me। डायरी लिखना वास्तव में रियली क्या होता है, वास्तव में स्ट्रेंज, विचित्र या अजीब एक्सपीरियंस होता है, अनुभव। एन बोल रही है कि डायरी लिखना वास्तव में मेरे जैसी, समवन लाइक मी, मेरे जैसी के लिए बहुत ही विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, न सिर्फ इसलिए कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है दैट कि लेटर ऑन, बाद में, लेटर ऑन मतलब बाद में, नीदर आई nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl। अब वो कह रही है बाद में क्या होगा, ना तो मैं और ना ही कोई और को एक 13 साल की लड़की के जो भी म्यूजिंग्स हैं, जो भी विचार हैं, जो भी चिंतन है, उसमें वो कोई भी इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा। यहाँ पे एन बोल रही है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं खुद भी मेरी डायरी को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगी, दूसरे भी नहीं लेंगे। ओह वेल, इट डजेंट मैटर। अब वो खुद ही कह रही है, ओह अच्छा, यह कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, महत्व की बात नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखने की इच्छुक हूँ। एंड आई हैव एन even greater need to get all kinds of things off my chest। देखिए वो एन क्या बात कर रही है कि सबसे ज़्यादा यह इम्पॉर्टेंट है, वो कह रही है इस चीज़ की आवश्यकता, इस बात की आवश्यकता है कि मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है मैं उन सब के बारे में बात करूं और अपना जो मन है उसको हल्का कर लूं। वो चाहती है कि जो भी उसके विचार हैं वो अपने डायरी में वो लिख दे ताकि उसको एक हल्कापन फील हो। यहाँ पर
आई जितना भी यूज हुआ है वो सभी किसके लिए यूज हो रहा है, एन के लिए हो रहा है, क्योंकि ये जो चैप्टर है जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं ये एन की डायरी में से ही लिया गया है, तो यहाँ पर आई हर बार ही एन के लिए ही यूज होगा। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेशेंस होता है धैर्य, कागज में लोगों से ज्यादा धैर्य होता है, यह एक कहावत भी है। अब इस कहावत के बारे में एन आगे बोल रही है कि क्यों यह कहावत सही सिद्ध हो रही है उसके संदर्भ में भी। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज। थॉट, मैंने इस जो भी कहावत है उसके बारे में उन दिनों सोचा, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ी अपने आप को वो क्या कह रही थी, निराश, डिप्रेस्ड, निराश वो फील कर रही थी, अनुभव कर रही थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, और मैं अपने ठोड़ी में अपने हाथों को लिए घर पर बैठी थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, वो क्या होती हो रही थी उस समय, बहुत ही बोर हो रही थी। और लिस्टलेस होता है विदाउट एनर्जी, बिना किसी उत्साह के निराश हो रही थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और वो ये जानना चाहती थी कि या घर पे रुका जाए या बाहर जाया जाए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, मैं अंत में वहीं रुकी रही जहां पर मैं, ब्रूडिंग मीन्स चिंतन करना, जहां पर वो चिंतन कर रही थी। यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ, कागज में ज्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ पैक्ड नोटबुक, ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, और ये स्टिफ बैक्ड मीन्स कठोर जल्द वाली जो ये डायरी है उसको जिसे कि क्या कहा जाता है, ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, जिसे कि शान से डायरी कहा जाता है, उसको मैं किसी और के पढ़ने की कोई भी मैं प्लानिंग नहीं कर रही थी, योजना नहीं बना रही थी, अनलेस, जब तक आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे एक सच्चा मित्र नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, प्रोबेबली होता है संभवतः, संभवतः इससे कोई भी उसको वो कहना चाह रही है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमें एक ये बात समझ में आती है कि एन के कोई भी अच्छा फ्रेंड नहीं है, अभी भी वो अपने आप को लोनली फील करती है, और वो तब तक डायरी लिखेगी जब तक कि उसको कोई अच्छा सच्चा मित्र नहीं मिल जाता। और साथ में वो यह भी कह रही है कि इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, यदि उसको सच्चा मित्र मिल भी गया तो भी वो डायरी लिखेगी। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब वो वापस कह रही है कि मैं वापस उस पॉइंट पर आती हूँ, उस बिंदु पर आती हूँ जिसने prompted me to keep a diary in the first place, जिसने पहली बात तो उसको एक डायरी रखने के लिए क्या किया, prompted किया, प्रेरित किया। और वो बात क्या थी, I don't have a friend, मेरे कोई मित्र नहीं है। किसके मित्र नहीं है, एन के कोई भी मित्र नहीं है। Let me put it more clearly, मुझे इसे थोड़ा और स्पष्ट करने दीजिए। Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, कि इस संसार में कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस संसार में कंप्लीटली, पूर्ण रूप से अलोन है, दैट मीन्स अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यार करने वाले माता पिता है। एंड 16-year-old सिस्टर, एक 16 साल की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग हैं, पीपल हैं जिनको मैं मित्र बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे एक परिवार है।
लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, प्यार करने वाली चाचियां हैं और एक अच्छा घर। नो नहीं, ऑन द सरफेस, सतह पर, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा देखने में लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरे एक सच्चे मित्र के अलावा। एक्सेप्ट क्या होता है? के अलावा। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड इज हैविंग अ गुड टाइम। सब कुछ अगर मैं सोचूं तो जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो वो क्या होता है? एक अच्छा टाइम होता है। आई can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। अब वो यहाँ ये कहना चाह रही है कि मैं जब भी उनसे बात करती हूँ तो जो प्रतिदिन की जो ऑर्डिनरी थिंग्स होती हैं, साधारण जो बातें होती हैं, उनके अलावा मैं किसी और टॉपिक पर उनके साथ बात नहीं कर सकती। यानी कि उसको एक घनिष्ठ मित्र की आवश्यकता है। जो भी उसके सारे दोस्त हैं वो उसके साधारण से मित्र हैं जिन पर साधारण विषयों पर ही बात हो सकती है। We don't seem to be able to get any closer। ऐसा प्रतीत होता है कि हम ज्यादा क्लोज नहीं है, ज्यादा घनिष्ठ नहीं है, बिल्कुल ही सामने से ऐसा ही प्रतीत होगा। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही क्या है? समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरे फॉल्ट हो, मेरा दोष हो, मेरी गलती हो, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, जिससे कि हम एक दूसरे पर क्या नहीं करते? भरोसा नहीं करते। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। जो कुछ भी हो, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और दुर्भाग्य से अब वो क्या है? बदल भी नहीं सकती वो। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है जिसकी वजह से मैंने ये डायरी लिखना शुरू किया है। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में इस लॉन्ग अवेटेड होता है जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार था। तो वो कौन था? उसका मित्र था, सच्चा मित्र, जो मित्र इसने किसको मान लिया? अपनी डायरी को मान लिया। इनहेंस होता है बढ़ाना। अब यहाँ पर ये कह रही है कि मेरी जो इमेजिनेशन में, मेरी जो कल्पना में उसके एक जो जैसा मित्र होना चाहिए, उसके बारे में कह रही है कि जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है उसके जो इमेज है उसके बारे में कुछ और बढ़ाने के लिए I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do। जैसा कि अधिकतर लोग करते हैं कि जो चीजें होती है उनको बहुत ही शॉर्ट में लिख देते हैं, संक्षेप में लिख देते हैं और बात खत्म कर देते हैं। मतलब नॉर्मल सी साधारण चीजें लिखी और बात खत्म की। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं अपनी डायरी को वो क्या करना चाहती है? वो मैं उसकी मित्र बनने, वो उसको अपना मित्र बनाना चाहती है। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस अपने मित्र को क्या बुलाऊंगी? किटी। अब अपने को यहाँ पता चल रहा है कि एन ने अपनी डायरी का नाम क्या रखा है? किटी। सिंस no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in। अब इसमें एन ये कह रही है कि जो भी मैं किटी को कहूंगी, जो भी उसकी को जो कहानियां होगी उसके बारे में वो कह रही है कि जो भी मैं इसको कहूंगी, बिल्कुल अगर सीधी सीधी भाषा में कहूं तो कोई भी उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी उसको समझ नहीं पाएगा। इट वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच आई डिसलाइक डू। अब उसमें ये भी कह रही है कि मैं यहाँ क्या चाहती हूँ? अपने जीवन का, किसके जीवन का? एन के जीवन का ब्रीफ स्केच, यानी संक्षेप में अपने जीवन का वो रेखा चित्र उपलब्ध कराऊं। अब वो ये चाहती है अपने बारे में लिखूं। मच आई डिसलाइक डूइंग डू, और यद्यपि उसको ऐसा करना पसंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रही है मैं इस डायरी में अपने बारे में लिखूंगी और बहुत ही आराम से डिटेल में लिखूंगी।
My father, the most adorable father I have ever seen. मेरे पिताजी जितने भी अब तक के मैंने पिता देखे हैं उनमें सबसे ज्यादा अडोरेबल है, सबसे ज्यादा प्रिय है. Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक कि वो कितने साल के नहीं हो गए, 36 के, और मेरी माँ कितने नहीं साल की हो गई, 25 साल की. यानी जब उनके माता पिता की शादी हुई तब उनके पिता 36 ईयर के थे और उनकी माता 25 ईयर्स की थी. माई सिस्टर Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. मेरी बहन मार्गोट जिसका जन्म जर्मनी में 1926 में फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर हुआ था. I was born on 12 जून 1929 और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था. I lived in Frankfurt until I was 4. मैं फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक कि मैं 4 साल की थी. My father immigrated to Holland in 1933 और मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड चले गए. इमिग्रेटेड होता है एक देश से दूसरे देश में जाकर निवास करना. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September. मेरी माँ एडिथ होलेंडर फ्रैंक सितंबर में उनके साथ हॉलैंड चली गई. While Margot and I were sent to Aachen to stay with her grandmother. उस समय मार्गोट और मुझे हमारी दादी के पास रुकने के लिए आचन भेज दिया गया. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई एंड आई फॉलोड इन फरवरी और मैं फरवरी में उसके पीछे मैं भी चली गई. When I was flunked down on the table as a birthday present for Margot. तब मुझे जन्मदिन के तोहफे के रूप में, किसके जन्मदिन के, मॉर्गोट के जन्मदिन के तोहफे के रूप में मुझे वहां पर टेबल पर फ्लैंक्ड डाउन पटक दिया गया. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल. मैंने तुरंत ही मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई शुरू की. आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6. मैं वहां पर तब तक रही जब तक कि मैं 6 साल की थी. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. उस समय मैंने पहली कक्षा से शुरू किया. इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कूप्रस द हेड मिस्ट्रेस. जब मैं 6th क्लास में थी, छठी में थी, तो हमारी अध्यापिका मिसेस कूप्रस थी जो कि हमारी प्रधानाध्यापिका भी थी. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर एज वी सैड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. और साल के अंत में हमने बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग यानी दुखद फेयरवेल ली, विदाई ली और हम दोनों बहुत ही रोए थे. इन द समर ऑफ 1941 1941 की गर्मियों में ग्रैंड माँ फेल इल. दादी माँ बीमार हो गए एंड हैव टू हैव एन ऑपरेशन. और उनका क्या करवाना पड़ा, एक ऑपरेशन करवाना पड़ा. सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन. इसलिए मेरा जन्मदिन थोड़े से ही सेलिब्रेशन के साथ गुजर गया. लिटिल सेलिब्रेशन यहां पर है न के बराबर. लिटिल एक डिटरमिनर है जिसमें ये 3 का एक पेयर होता है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल. इसमें लिटिल का अर्थ होता है न के बराबर कुछ. तो उस समय उसका जो बर्थडे था बिल्कुल न के बराबर ही सेलिब्रेशन के साथ गुजर गया. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. जनवरी 1942 में दादी माँ का देहांत हो गया. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर. कोई नहीं जानता मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ. एंड स्टिल लव हर. और अभी भी उनसे प्यार करती हूँ. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर. 1942 का ये जो जन्मदिन मनाया गया था
वो इस इरादे से मनाया गया था ताकि मेकअप फॉर, ताकि दूसरे की भरपाई हो, क्योंकि उसका पहले वाला बर्थडे मनाया नहीं गया था। एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और शेष मोमबत्तियों के साथ भी ग्रैंड माँ की, दादी माँ की कैंडल, मोमबत्ती जलाई गई थी। द 4 of us are still doing well, हम चारों अभी ठीक है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और यही स्थिति मुझे प्रेजेंट डेट, वर्तमान की जो डेट है 20 जून 1942 की तिथि पर तथा अपनी डायरी के सोलेमन यानी गंभीर डेडिकेशन होता है, गंभीर समर्पण की स्थिति पर ले आई है। अब इससे हमें यहाँ पता चलता है कि जिस दिन एन ये डायरी लिख रही है, ये पेज लिख रही है, उस दिन क्या डेट थी? 20 जून 1942। इसी के साथ इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पूरा होता है। इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में करेंगे। अब उस वीडियो में हम देखेंगे कि एन अपनी डायरी में क्या लिखती है, और वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो उस स्टोरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।